अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं उज़मा खान रूमी। नाजरीन, आज की अहम अपडेट्स ये हैं कि पार्लियामेंट का आज मुश्तरका इजलास हुआ जिससे सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने खिताब किया और सबसे अहम बात ये थी कि सदर के खिताब के दौरान जो है वो PTI ने गैर एलानिया बाइकॉट किया। उनका मौक़िफ़ ये था कि चूँकि हम मौजूदा असम्बली को नहीं मानते, मौजूदा स्पीकर को नहीं मानते, इसलिए जो है हम इसका बाइकॉट करते हैं। तकरीबन 442 अराकीन को यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 14 अराकीन मौजूद थे और जिनमें जो PTI के वो अराकीन थे जो मुनहरिफ हो चुके हैं। सिर्फ 14 अराकीन टोटल यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद सदर की जानिब से खिताब किया गया और बहुत अहम खिताब था ये इस हवाले से कि उन्होंने कहा कि सियासी जमातों को इस वक्त जो मुल्क की मौशी सूरत हाल है उस पर मिल बैठने की ज़रूरत है, अहम फैसले करने चाहिए मौशी सूरत हाल जो है उससे मुतालिक। और उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये की कि हुकूमतें जाने से मौशी पॉलिसी तब्दील नहीं होनी चाहिए वरना सरमायाकार नहीं आएगा। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उससे मुतालिक बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी किया जाना चाहिए, ये वक्त की ज़रूरत है ताकि हमारी मईशत जो है, हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं लेकिन ताकि हमारी मईशत जो है वो इससे अफेक्ट ना हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आज डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी उठाया। इसके अलावा जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें क्या गुफ्तगू की गई, हमारे साथ अनवर रज़ा मौजूद होंगे, इनसे इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ एक अहम आज समात भी हुई PTI के इस्तीफ़ों से मुतालिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात थी और उसमें बहुत अहम रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से। उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी पॉलिसी ये है कि वो पार्लियामेंट को नहीं मानती, क्या अदालत दरख्वास्त गुजारों को पार्लियामेंट का बाइकॉट कराने के लिए दरख्वास्त मंजूर करे, जिस पर जो असेंबली का मेंबर होकर असेंबली से बाहर रहना इस मैंडेट की तौहीन है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी कुछ ऐसे ही रिमार्क्स दे चुकी है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी ये कहा गया था कि बेहतर जो फोरम है आपको पार्लियामेंट में जाना चाहिए और पार्लियामेंट में जाकर ये मामला हल करने चाहिए। और अगर इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएंगे तो फिर पार्लियामेंट कहाँ स्टैंड करेगी। तो आपको इस वक्त जो है मईशत को देखना होगा और आपको पार्लियामेंट में जाकर अपने जो सियासी तनाज़ात हैं उनको हल करना चाहिए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी आज यही कुछ रिमार्क्स सामने आए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि दरख्वास्त गुजार जो है वो स्पीकर के पास जाकर कह सकते हैं कि हम पार्लियामेंट में वापस आना चाहते हैं, जिस पर अली जफर ने कहा कि हम स्पीकर के पास तो नहीं जा सकते, ये अदालत नोटिफिकेशन मुअत्तल करे फिर हम जा सकते हैं। बहरहाल आज का ये मुकालमा जो रहा, आज के जो रिमार्क्स थे वो बहुत अहमियत के हामिल हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो से अनवर रज़ा मौजूद हैं। अनवर रज़ा, सबसे पहले तो बताइएगा कि आज सदर ममलकत ने जो खिताब किया मुश्तरका पार्लियामेंट का जो इजलास था, इससे हमें अपडेट कीजिएगा मज़ीद इसके हवाले में। जो मैंने भी इंट्रो में बात की, इसके अलावा उन्होंने क्या क्या बात की? जी उज़मा, आज सदर ममलकत ने पार्लिमानी साल का आगाज़ करना था और उन्होंने आज पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से खिताब किया। और लेकिन जॉइंट सेशन की सूरत हाल इस तरह थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने तो एलानिया बाइकॉट किया हुआ था इस सेशन का, क्योंकि वो कहते थे कि हम स्पीकर, डिप्टी स्पीकर इस मौजूदा रजीम को तस्लीम नहीं करते, इसलिए हम पार्लियामेंट में नहीं आएंगे। और उनका मौक़िफ़ ये भी था कि हम पार्लियामेंट से इस्तीफ़े दे चुके हैं, स्पीकर इनको मंजूर करें। शायद इसी वजह से वो आज पार्लियामेंट में भी मौजूद नहीं थे। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि हुकूमती जो अरकान और वज़रा थे वो भी ईवान में मौजूद नहीं थे और इंतहाई गैर संजीदगी की जो कैफियत थी वो हमें दिखाई दी, क्योंकि पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में सदर ममलकत का जो खिताब था उस पर हुकूमती अरकान का ये कहना था कि चूँकि जो गवर्नमेंट की तकरीर थी उसको भी सदर ममलकत ने अपनी तकरीर का हिस्सा नहीं बनाया उन नकात को, इसलिए वो भी इसको संजीदा नहीं लेंगे और वो इजलास में नहीं बैठेंगे। शायद वो भी लॉबीज़ में घूमते रहे और आज इस इजलास में मौजूद नहीं रहे। 14 अरकान जो मुनहरिफ थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इजलास में मौजूद थे। तो इंतहाई गैर संजीदगी की जो सूरत हाल थी पहले तो वो हमें दिखाई दी। और दूसरा, सदर ममलकत ने इस बात पर जोर दिया कि हमें मुल्क की माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए मिल बैठने की ज़रूरत है और उस पर चार्टर ऑफ डिमांड की ज़रूरत है कि हमें सबको तस्लीम करना होगा कि हमने इस मुल्क को इस माशी गर्दाब से निकालना है, तो उसके लिए हमें मिल बैठना होगा। उन्होंने अहाता किया अपने हमसाया ममालिक का भी, उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी बात की और सैलाब की भी सूरत हाल का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने मुल्क में जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर भी गुफ्तगू की और उन्होंने अपने इस पैगाम, अपनी इस तकरीर में, अपने इस खिताब में ये भी पैगाम दिया कि हमें इस वक्त मिल बैठने की ज़रूरत है। और शायद इसी बात पर वो बार बार उन्होंने पहले भी जोर दिया था और आज भी वो जोर दे रहे थे। लेकिन
अनफॉर्चुनेटली जो सूरत हमने आज पार्लियामेंट में देखी वो बिल्कुल बड़ी अजीबोगरीब और बड़ी अनफॉर्चुनेट थी कि वहाँ पर जिन हुकूमती अरकान को, सेनेटर्स को और मेंबरान कौमी असम्बली को मौजूद होना चाहिए था वो भी मौजूद नहीं थे। फौज ज़फ़र मौज मौजूद है हुकूमत में इस वक्त। 72 से ज़ायद जो हुकूमती जो कैबिनेट में मौजूद लोग हैं, मावनीन हैं, वज़रा हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो इस सूरत हाल से खासी हमें वो अदम इत्मीनान भी हुआ, क्योंकि मुल्क में इतनी संजीदा जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। माशी सूरत हाल है, सैलाब है, इकॉनमी की सूरत हाल बिगड़ रही है। आपने रुपये को मजबूत करना है, पेट्रोलियम प्राइसेस को कम करना है, आपने सैलाब ज़दगान की मदद करनी है, महंगाई को कम करना है, तो संजीदगी नज़र नहीं आई। इस पर हमें खासा अफसोस भी और इस पर खासी चहमगोइयाँ भी होती रही। अलबत्ता सदर ममलिकत ने अपनी जो लिखी हुई तकरीर थी उससे हट कर वो फिलबदी गुफ्तगू भी करते रहे। उस पर खासी तनकीद की जो हुकूमती अरकान थे उन्होंने, कि उन्हें जो नुकात लिखे गए थे उन पर ही बात करनी चाहिए थी, लेकिन सदर ममलिकत ने जो उनके दिल में था, जो उनके दिमाग में था, उन्होंने उसको फोकस किया। और उसमें इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि उन्होंने जो पॉजिटिव थिंक था कि हमें हमें तमाम सियासी जमातों को मिल बैठना चाहिए। उस्मा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी तो वो प्रेसिडेंट की तरफ से ये एक पॉजिटिव साइन था और अच्छा मैसेज था कि तमाम सियासी जमातों को मिल बैठने की ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क के जो हालात हैं वो बड़े ही पेचीदा हैं, क्रूशल हैं, उन्हें कोई एक सियासी जमात हल नहीं कर सकती। और उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, वो बड़ी अहम थी और आज ये बात पर की भी बात जाती है अनवर रज़ा कि ये इस वक्त जो है वो सियासी जमातों को मिल बैठने की जरूरत है और मिल बैठकर जो है एक खास तौर पर जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात है वो जो पीएम हैं वो भी कर चुके हैं। अच्छा, आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अनवर रज़ा, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमल शोज़ब साहिबा। कमल शोज़ब साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके। कमल शोज़ब साहिबा, सबसे पहले जो है वो मैं ये जानना चाहूँगी कि आज जो मुश्तरका इजलास था पार्लियामेंट का उसका बायकॉट किया गया पीटीआई की तरफ से भी, और जो मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि चूँकि हम मौजूदा असम्बली को नहीं मानते या मौजूदा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को नहीं मानते तो इसलिए हम इस इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो सदर हैं जो इस अहम इजलास से खिताब कर रहे थे वो तो आपकी अपनी पार्टी के हैं, तो ये एक आप समझती नहीं है कि एक मुनासिब मैसेज नहीं गया? जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। देखिए, सदर साहब हेड ऑफ द स्टेट हैं और वो इस वक्त साबिक नहीं हुए, प्रेजेंट सदर हैं, तो जो उनकी ड्यूटीज बनती हैं वो बड़ी जांफशानी के साथ और बड़ी इस चीज से हट के वो किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। हेड ऑफ द स्टेट की पोजीशन वो पार्टी लाइंस पे नहीं बन रही होती है। उन्होंने एमएनए का इलेक्शन लड़ा था और उसके बाद उन्होंने उससे रिजाइन किया था और उसके बाद वो सदारत का इलेक्शन लड़के जीत कर और उसमें आए थे जब बने थे। उसके बाद से उन्होंने कभी भी इस चीज को मलहूज़े खातिर नहीं रखा कि वो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं या वो कोई रबर स्टैंप वाले प्रेसिडेंट नहीं बने जैसे सबका द्वार में रहे हैं 18वीं तरमीम के बाद और 58 2B के खत्म करने के बाद। ये तो उनकी तरफ से एक अच्छा जेस्चर शो किया गया ना, ये तो उनकी आईनी जिम्मेदारी थी जो उन्होंने पूरी की। लेकिन आपकी पार्टी की भी तो एक जिम्मेदारी थी कि आप उनके साथ स्टैंड करते। हम अपनी असेंबली, जिस असेंबली को हम मानते नहीं है, जिस इम्पोर्टेड असेंबली से हमने बाइकआउट किया हुआ है, जिस असेंबली से हम छोड़ के निकल आए इस्तीफे देके, हम उस असेंबली में जाके कैसे बैठ सकते थे। लेकिन मुझे अफसोस इस बात पे हुआ कि जो सदर इन सब के बिल्स को साइन करते हैं, हेड ऑफ द स्टेट हैं और तमाम पार्टीज को ऑन बोर्ड लेते हैं, वो असेंबली, वो पार्लियामेंट जहाँ पे ज्वाइंट सेशन चल रहा था, वहां पर चंद अरकान के अलावा बाकी खाली कुर्सियां थी। और ये जो प्रेजेंट हुकूमत है या इनके प्राइम मिनिस्टर साहब है, ये सदारत को या सदर की कुर्सी और उनकी जो ओहदा है उसमें ये मुनाफकत भी करते हैं और कदूरत भी रखते हैं और टैगिंग करते हैं सदर अलवी साहब की कि वो क्योंकि पीटीआई से उनका ताल्लुक है तो ये उनको हर जगह पर विक्टिमाइज करने से गुरेज नहीं करते। और इसकी बहुत मेन मिसाल 14 अगस्त की तकरीबात हैं जो सदर ने करनी होती हैं, वो सारी इस प्राइम मिनिस्टर ने। तो असल अफसोसनाक बात ये, हमने तो कोई आज तो नहीं असेंबली छोड़ी ना, हमने तो असेंबली में हम बैठे ही नहीं है। अगर आप मुझे तो असेंबली को हमने वैलिडेट ही नहीं किया। अगर आप मुझे अलाउ कीजिए तो मैं आपसे कमल साहबा, अगर आप मुझे अलाउ कीजिए तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि इमरान खान मुल्क और कौम के साथ साजिश करने में शरीक थे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसको आप किस नज़र से देखती हैं?
देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर जो है ना, इस मुल्क का पैसा लूटने में ये शरीक नहीं है, ये मुजरिम है। 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो ये पकड़ा गया था FIA से। जिस दिन इसकी कन्विक्शन होनी थी उस दिन ये वजीर आजम बना दिया गया। इनको सिलेक्टर्स ने और इम्पोर्टर्स ने मिलके बनाया है यहाँ पर, और ये उनकी गारंटियों पे चढ़ के बैठे हुए हैं। इमरान खान इनके हवासों पे सवार है। इनको पता है कि जब जब ये इलेक्शन के लिए मैदान में जाएंगे, अवाम इन्हें जूते मारेगी और वोट जाके इमरान खान को देगी। इसलिए इमरान खान इनको जो है वो ना दिन को ये सो सकते हैं, ना रात को चैन की नींद ले सकते हैं। इनके हवासों पे सवार है इमरान खान। कमल कोई साहिबा, ना कोई साजिश, कोई ना कोई बहाना बना के इमरान खान को ये मैदान से बाहर करना चाहते हैं। आपकी गवर्नमेंट टोला ये है, एक मिनट जी, साजिश के नतीजे में ये आए हैं और इनकी साजिश के नतीजे में आज पाकिस्तान का दिवालिया निकलने वाला है। अच्छा, तो ये बताएं कि ये साजिश, दिवालिया भी आप कह रही हैं कि साजिश के नतीजे में आई, ये साजिश किसने की फिर? साजिश इन्होंने और अमेरिका ने मिलके की। अमेरिका के 3rd सेक्रेटरी डोनाल्ड लू के कहने पे, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, आपको नजर आ गया है। सीपैक अथॉरिटी आते ही खत्म कर दी गई है। ड्रोन अटैक्स के मामलात आप चेक कर लें, और भी बहुत सारे मामलात हैं जिनको ये लेकर आगे चले। अब इन्होंने अपने केसेस खत्म करा लिए, नैब खत्म हो गया, 1100 अरब रुपया हड़प हो गया। नैब में तो वही तरामीम है कमल जोसेफ साहिबा, नैब में जो तरामीम की गई हैं उस ये आपके दौर में जो ये तरामीम थी, इनमें चंद एक तब्दीलियां की गई हैं। ज्यादातर इनमें जो तरामीम है उनमें आपकी जो पार्टी है वो मुत्तफिक थी। और अगर अपरेंटली देखा जाए तो जो नैब का फायदा है या नैब की इन तरामीम का फायदा है, चूंकि अब आप गवर्नमेंट में नहीं है, आप पे जो हुकूमत मौजूदा हुकूमत है वो इस तरह से केसेस नहीं बना सकती, तो इसका फायदा तो इन दी एंड जो है वो आपको होने वाला है। नहीं जी, आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। जो 34 अमेंडमेंट्स इन्होंने प्रपोज की थी वो जरा दोबारा पढ़ लें। उसकी वजह से इनको केसेस सारे खत्म हुए हैं। आज मरियम साहिबा जो है वो पूरा लंदन फ्लाई कर गई हैं। उसी की वजह से सागदार वापस आए हैं। उसकी वजह से पाकिस्तानियों का 1100 अरब रुपया जो है वो इन्होंने आराम से हड़प कर लिया। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है और ये बिल्कुल गलत नैरेटिव है जो अभी आप दे रही हैं, और मैं इसको रिजेक्ट भी करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको स्टडी करें। 34 अमेंडमेंट्स मेरे पास पड़ी है। और अच्छा कमल साहिबा, ये बताइएगा कि मुझे एक मिनट मौका दीजिए, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। स्पेसिफिकली जिसके जितने केसेस खत्म हुए वो बड़ा डिटेल के साथ हमारे जो हमारे मेंबर हैं जिन्होंने जो एंटी करप्शन को भी लीड कर रहे हैं पंजाब में, ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर मुसद्दक, आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उठा के देखे जब ये नैब अमेंडमेंट्स हुई। और मैंने उस दिन पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन के बाहर प्रोटेस्ट किया था विमेन विंग को साथ लेकर के, और वो इसी वजह से था क्योंकि ये नैब अमेंडमेंट्स करने जा रहे थे। कमल, हम बात कर लेते हैं जो नैब तरामीम है, इसी पर बात कर लेते हैं। तो जब ये इन तरामीम में ये भी है कि आप ट्रायल के बगैर जो है आप किसी को एक्यूज नहीं कर सकते, आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो अगर ये इस तरह से करके होता है तो क्या आप इससे इत्तेफाक नहीं करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए? क्योंकि एक जब रिमांड दिया जाता है तो फिर उसके फौरन बाद जो है वो दोबारा रिमांड दे दिया जाता है, फिर तीसरी रिमांड के लिए भी इस्तदा कर दी जाती है। ये उन एक तरामीम में से बात करें तो अगर वो आप उसको स्पेसिफिक एक खास छोड़ के एक छोटी सी दुम पकड़ लें, मुझे ये बताइए। वन बाय वन बात कर लेते हैं, वन बाय वन बात कर लेते हैं। आपको किस पर एतराज? चले आप इसमें बात कर लें कि आपको इनमें एतराज क्या है, आपको इनमें से किस किस पर एतराज है, ये आप मुझे जरा पॉइंट आउट करते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं इस वक्त आपको डिक्टेशन नहीं दे रही हूँ। मैं आप मुझसे दोबारा प्रोग्राम करें नैब का, मैं सारी अपनी डिटेल सामने रख के बैठूंगी, आपको एक एक स्पेसिफिकली बताऊंगी। ठीक हो गया। इस वक्त मैं आपको इतना बता रही हूँ कि जो आपने स्टेटमेंट दी है वो बिल्कुल गलत है। हमने इन पे एग्रीमेंट किया होता तो नैब अमेंडमेंट्स उसी वक्त हो जाती। हमने एग्रीमेंट किया होता तो ये फैटफ की लेजिस्लेशन से वॉकआउट ना करते। हमने अगर इनसे कोई तावन करना होता तो ज्वाइंट सेशन बुला के हमें फैटफ अप्रूव ना करवाना पड़ता। वो 34 अमेंडमेंट्स वर प्रपोज बाय पीपल्स पार्टी एंड PMLN। रिटन डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है जिसपे हमारा इनके साथ डेडलॉक हुआ और वो हमने अमेंडमेंट्स तस्लीम नहीं की। चलिए हम आपके साथ एक प्रोग्राम रख लेंगे जिसको वन बाय वन जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। अनवर रज़ा, आप ब्रिगेडियर मुसद्दक साहब की और फवाद चौधरी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी उठाइएगा, उसको सुन लें दोबारा, फिर उसके बाद करें प्रोग्राम। ठीक हो गया। अच्छा कमल जोसेफ साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, मुझे ब्रेक लेने का, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर इसी टॉपिक को इसी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे पीटीआई अरकान के इस्तीफ़ा केस से मुतालिक, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। और इस दौरान में जो चीफ जस्टिस हैं अतहर मिनल्ला, उनकी जानिब से अहम रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने कहा कि जिन अरकान के इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए वो तो पार्लियामेंट में जाकर बैठें, सियासी तनाज़ात को पार्लियामेंट में हल किया जाना चाहिए। कमल शोज़ब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। कमल साहिबा, एक तरफ तो जो है वो ये कहा जा रहा है कि पार्टी पॉलिसी है कि हम MNAs बरकरार हैं, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं, दूसरी तरफ पार्लियामेंट में जाने का इंदिया दिया जा रहा है। आप कंफ्यूज हैं? देखिए, MNAs ये जो केस है ये बड़ा लाउड एंड क्लियर केस है। 123 MNAs ने एट ए टाइम इस्तीफे दिए थे। ठीक हो गया। और उस वक्त यही हमारी आला अदालतें थी जो बड़े आराम से स्पीकर को डिक्टेशन भी दे रही थी, डायरेक्शंस भी दे रही थी, टाइम भी बता रही थी कि इतने बजकर इतने मिनट पे फलाने डेट पे आपने सेशन बुलाना है और आपने काम करना है। तो उसके बाद अब जो है जिस वक्त हमारी बारी आई है तो अब हमें बताया जा रहा है कि जी स्पीकर जो होते हैं उनको कोई डिक्टेशन नहीं दी जा सकती। नंबर 1, इन्हीं में से 123 में से अपनी मर्जी के 11 इस्तीफे चुन के उन्होंने कबूल कर लिए। ऑडियो लीक आ चुकी हुई है। डिक्टेशन देने वाला राना सना था, लेने वाला इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान था। इस तरह अगर पर्सनल स्लेव्स के तौर पे काम करेंगे तो एतराजात उठेंगे। बाकी कंफ्यूजन कोई भी नहीं है। लेकिन कमल साहिबा की तहकीकात का मामला रखा गया है सामने, उसके तहत अगर ये हुकूमत मान जाती है और असेंबलियां तहलील करके इलेक्शन की तरफ चली जाती हैं तो यकीनन कोई ना कोई बातचीत होने के चांसेस हो सकते हैं। चार्टर ऑफ लेकिन अभी साइफर की तहकीकात तो जारी हैं। जी 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 जी, मैं वही अर्ज करूं कि साइफर की तहकीकात तो इतनी अकल होती कि वो ठीक कर सकते होते तो उन्हें किसी चार्टर की जरूरत नहीं थी। अब तो पूरी दुनिया ने देख लिया है कि जब इमरान खान आया 3.5 साल की हुकूमत में 6.1 ग्रोथ रेट पे वो छोड़ के गए हैं और ये आए हैं। तो अब तो जो हालात हैं, 57% जो आज महंगाई हुई है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुई। तो इसलिए इन लोगों के साथ क्या बंदा बैठ के बात करे। अच्छा जी जी जी, सियासत अभी साइफर की तहकीकात तो जारी हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो मुल्क और कौम के साथ, रियासत के साथ गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। तो क्या साइफर का जो मामला है उसको उस पर आपने कोई साजिश की है? देखिए, ये शहबाज शरीफ को गद्दारी का लफ्ज कहने से पहले 10 दफा मुंह धो लेना चाहिए अपना, या शीशे में जाके अपनी शक्ल देखे। इनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। इमरान खान ने गद्दारी अगर की है ना तो फिर तो कोई मुल्क का कोई मुहब्बे वतन नाम की डेफिनेशन ही खत्म कर दें लुगत में से और डिक्शनरी में से। तो ये इस किस्म के बयानबाजियां, ये तो मानते नहीं थे कि कोई साइफर आया। आज इसकी भतीजी कह रही है कि ओहो जाहिलियत का ये तरीकेकार है। ओहो जी, अब तो मुल्क को, हमें कोई मुल्क साइफर नहीं भेजेंगे। इनको पूछे कि साइफर होता क्या है। 37वीं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग को चेयर किया था इमरान खान साहब ने और उसके मिनट्स आए थे। उसमें सारे जो वर्दी वाले हजरात हैं, हमारे बड़े स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं चारों फोर्सेस के, वो बैठे हुए थे, मिनट्स मौजूद हैं। वहां पर इनके अब्बा जी के रिश्ते तो डिस्कस हो नहीं रहे थे, साइफर ही डिस्कस हो रहा था। मिनट्स तब्दील होने की बात क्यों की गई? अगली बात सुन लेना जी। 38वीं नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग को चेयर करता है शहबाज शरीफ। असद मजीद साहब को बुला के कहा जाता है कि आप मिनट्स को चेंज करें। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने अपनी जो स्टैंड लिया था जिस चीज पे, जिस चांस पे, वो उससे पीछे नहीं हटे। अब कहते हैं जी साइफर चोरी हो गया, फलाना हो गया। पहले तुम साइफर नहीं मान रहे थे, अब साइफर को और उसको तुम और तमाशे दे रहे हो। मसला वही है सारा। तकलीफ इमरान खान की है। तकलीफ ये है कि इमरान खान की मौजूदगी में इन सियासी बोनों का कद और छोटा हो गया, ये गुम हो गए। और अब सिर्फ उनको तकलीफ ये है कि किसी तरह इमरान खान को हटा दें, मैदान में से निकाल दें, ताकि ये सारे मुजरिम, गुलाम और जो ये इम्पोर्टेड मुसल्लत कठपुतलियां ये हमारे पे किसी तरह। तो कमल साहिबा, ये इमरान खान की तरफ से ये क्यों कहा जा रहा था कि आपने अमेरिका का नाम नहीं लेना, और जलसे में उन्होंने खुद ही नाम ले दिया अमेरिका का? जी, इसलिए कहा जा रहा था कि वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे थे। उस वक्त वो हेड ऑफ द स्टेट थे, बैठे हुए थे, चीफ एग्जीक्यूटिव थे, और एक पूरे इत्तलाफ के साथ उन्होंने 27 मार्च को लिखा हुआ बात की थी, जो कभी वो लिखी हुई बात नहीं पढ़ते हैं, टू बी ऑन सेफर साइड। बट जब इन्होंने बहुत ज्यादा दीवार से पुश किया तो उसके बाद यकीनन स्लिप ऑफ टंग भी हुई और फिर बात में खुल गई, सामने आ गया कि डोनाल्ड लू ने किया है। अब तो वो बहुत ज्यादा आया है
और भी बहुत सारे नाम है जो शायद सामने आ सकते हैं अगर ये और ज्यादा दीवार से लगाएंगे तो कमल साहिबा ये बताइए कि क्या लॉन्ग मार्च से आप समझती हैं कि हालात बेहतर होंगे और आपकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी होंगी? जी क्या कह रहे हैं? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि क्या लॉन्ग मार्च के नतीजे में आपकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी होती दिखाई दे रही हैं आपको? देखिए जी, प्रोटेस्ट करना, मार्च करना या अपनी जो डिमांड्स है वो सामने रखना हमारा हक है, ये जमहूरी हक है। हमने ना कोई डंडा बरदार पीली फोर्स तैयार करके इस्लामाबाद पे हमला करने की कोशिश की है जैसे फजलुर रहमान ने किया था, ये सारे उसके स्टेज पे जाके खड़े हो गए। तो लॉन्ग मार्च का मकसद क्या है? क्या आप चाह रहे हैं कि पूरी फौज को ललकारा है? ना हमने कोई गाली गलौज की है, हमने हक की बात की। हमारे बंदे उठा लेते हैं, उन पर टॉर्चर करते हैं। अगर हम लीगल बात करेंगे, लीगल हम एक्शन लेंगे तो फिर उसके बाद जो आगे होता है वो आपने देखी है। कमल साहिबा, ये आपका लीगल राइट है। बात तो पूरी सुन लिया करें, एक सवाल के बाद जरा जवाब प्लीज ले लें, फिर अगला सवाल करें। जी कंटिन्यू करें। सिर्फ इतना अर्ज कर रही हूँ कि हमने पहले भी पीसफुल प्रोटेस्ट किया। इन्होंने जो टेररिस्ट के ऊपर अटैक करते हैं, जो गैस यूज की जाती है उन्हें बेहोश करने या मारने के लिए, वो हमारे पे यूज की। हमने उसके जवाब में वायलेंस नहीं की। खान साहब ने वायलेंस को अवॉइड करने के लिए कि मेरे हम का, मेरे लोगों का खून ना ये बहाएं, उन्होंने अपनी लॉन्ग मार्च को कैंसिल कर दिया था। लेकिन इस दफा हम इंशाल्लाह पूरी स्ट्रेटेजी से आएंगे और जब तक ये हमारे मुतालबात नहीं पूरे करेंगे हम यकीनन प्रोटेस्ट भी करेंगे और लॉन्ग मार्च करनी पड़ी लॉन्ग मार्च करेंगे, धरना देना पड़ा धरना देंगे। ठीक है, तो लॉन्ग मार्च के लिए आपके मुतालबात क्या हैं? सबसे पहले तो जी ये कि ये जो इलीगल इम्पोर्टेड मुसल्लत हुकूमत है इसको फारिग किया जाए, असेंबली डिसॉल्व करे और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं। इस कठपुतली इलेक्शन कमिश्नर को हटा के किसी सही बंदे के हवाले में, न्यूट्रल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहते। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया। कमल शोजब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से बाद और फिर अगले टॉपिक पर बात करेंगे जो आज वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और अगले हफ्ते जो है वो अहम इजलास के लिए भी जा रहे हैं वाशिंगटन में। IMF और वर्ल्ड बैंक का इजलास है जिसमें वो शिरकत करेंगे। इस हवाले से हम बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आज वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने कहा है कि हुकूमत का एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को 19 रुपीज़ 99 पैसे फ़ी यूनिट बिजली फराहम करने का फ़ैसला किया गया है और भी बहुत से अहम मय्यज़ लिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को एक्सपोर्ट की ज़रूरत है। एप्टमा ने 12.7% एक्सपोर्ट बढ़ाई और उन्होंने ये भी कहा कि आज जो बरामद कुनंदगान हैं उनके साथ मुज़ाकरात हुए हैं। डॉलर के हवाले से उन्होंने बात की कि डॉलर की सही कदर 200 रुपये से नीचे है। अभी तो डंडा चलाया ही नहीं, पाकिस्तान के कर्ज और अदायगियों में 2600 अरब रुपए की कमी हुई है। साथ ही साथ उन्होंने जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या IMF को जब आपने बिजली की कीमत कम की तो उस पर एतमाद में लिया गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे IMF को एतमाद में लेने की ज़रूरत नहीं, मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। मेरे पास जवाब मौजूद हैं, जब IMF वाले आएंगे तो उनसे बात कर लेंगे। हमारे साथ इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मौजूद हैं माहिर मौशियात डॉक्टर हसनैन जावेद साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, बहुत से अहम मय्यज़ लिए जा रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि इसहाक़ डार साहब जो है वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। एक्सपोर्टर्स जो हैं, आपकी बहुत शिकायत रहती थी कि एक्सपोर्टर्स को जो है वो डील नहीं किया जा रहा, उनको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा ताकि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ाई जा सकें। तो अब एक्सपोर्टर्स की तरफ भी आ गए हैं, अहम मय्यज़ लिए जा रहे हैं, डॉलर का रेट भी जो है वो कम हो रहा है। क्या आप जो है वो ये इन तमाम मय्यज़ से इत्तेफाक करते हैं कि क्या हमारी इकॉनमी जो है वो अब बेहतर साइड पर जाएगी, बेहतर समत इख्तियार करेगी? मय्यज़ लिए नहीं गए उस्मान उमी साहब, पहले तो मैं दुरुस्त कर दूं, ये तो रिक्वेस्ट उन्होंने जब 100 का जो आपकी टेक्सटाइल मिल्स हैं उन्होंने बंद करने का ऐलान किया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी आ गई थी, आपकी जो है वो माशी शरह नमू जो टेक्सटाइल सेक्टर की थी वो बिल्कुल एट वर्ज आ गई थी और वहाँ के जो उनकी टेक्सटाइल एसोसिएशन के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा कि 100 टेक्सटाइल मिल बंद होने वाली हैं। तब जाके ये मुज़ाकरात के लिए पहुंचते हैं। तो इसको जो है वो अर्जेंसी टू चेंज कहते हैं, यानी जब मुसीबत पड़ती है इनके सर के ऊपर तो कोई डिसीजन लेना था, तो इन्होंने डिसीजन जो है वो भी फिर भी जो टेक्सटाइल एसोसिएशन के लिए नहीं लिया, कोई इतने हक में नहीं लिया, उन्होंने वेरिएशन नहीं दी। बेसिकली ये आलायकार बन चुके हैं IPPs का
और जो आईपीपीस को जो फायदा मिल रहा है वो आईपीपी उसी की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट ये खराब करते जा रहे हैं। ये कह रहे हैं ये कम कर रहे हैं 4 से 500 मिलियन, जब अगर तक पर मंथ अगर ये काम नहीं करेंगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट अगर ये काम नहीं करेंगे तो आपकी मईशत पे जो कमोडिटी है वो ट्रांसलेट नहीं होती। तो टेक्सटाइल के ऊपर ये बात बता रहा हूं मैं, तकरीबन 4 महीने मुफ्ता इस्माइल साहब ने जाया कर दिए। ये आईएमएफ में पता नहीं कौन सा प्रोग्राम लेकर आए थे। अगर ये इतने ही शानदार आदमी थे तो रेंटे डार शुरू कर दें, पूरी श्रीलंका की मईशत को भी ये भेज दें इसहाक डार साहब को, और बाकी जो मईशतें डूब रही हैं उनको रेंट पे दें। इसहाक डार साहब तो जल्दी खड़ा कर देते हैं मईशत को। ये तो बड़े जबरदस्त अभी तो डॉक्टर साहब डॉलर जो है वो नीचे आ रहा है मुसलसल, और जो डार साहब है वो ये भी कह रहे हैं कि 200 रुपए से नीचे इसकी असल वैल्यू है, 200 रुपए से नीचे तक जो है इसको होना चाहिए, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि 180 185 तक ये जो आ जाएगा। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि डंडा तो अभी मैंने चलाया ही नहीं, जिसका हम कह रहे थे कि जैसे ही वजीर खजाना को उन्होंने हल्फ उठाया तो ये कह रहे थे कि वो जाएंगे कराची जाएंगे और 3-4 दिन में कुछ ऐसे मैयर्स लेंगे, जो माफियाज हैं वो भी उनके कंट्रोल में है, वो उनको जो है कुछ आंखें दिखाएंगे, और कार्टेल को डील करना वो जानते हैं, मार्केट को डील करना जानते हैं, माफिया इनके कंट्रोल में है। यही तो मैंने बताया कि ये कार्टेल बनाने वालों का जो इजाद जिन्होंने की थी वो इसहाक डार साहब है। ये सारा का सारा जो है वो गैंग ऑफ वासेपुर है। ये पूरे के पूरे जो हैं ये सारे के सारे ये माफियास बनाने वाले इसहाक डार साहब हैं। अभी इन्होंने जो 19.99 पैसे जो है वो फिक्स की है इन्होंने टेक्सटाइल के ऊपर अब जो है वो फिक्स दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जितनी मर्जी बिजली यूज करो। अब जब उनकी जो पिछला माल खरीदा हुआ है, जो रुका हुआ है, जो जाया हो गया, जो डिस्कार्ड हो गया, उसका क्या करेंगे? और जो पहले जो फैक्ट्रियां बंद है, अभी तक उन्होंने कोल के ऊपर डिसीजन लिया इन्होंने। अगर ये स्ट्रक्चरल डिसीजन ले रहे होते तो थर कोल के अंदर अभी तक बिजली के पावर प्लांट्स को इजाजत क्यों ना देते? आईपीपीज और डिस्कोस जो है वो 613 अरब से बढ़ के पता नहीं कितने 100 अरब रुपए बढ़ गई है। इसके ऊपर ये बात नहीं कर रहे, और टेक्सटाइल वालों ने बुलाकर भेजा। अब डॉलर की सुन लीजिए, हमेशा कभी भी ऐसा नहीं करते कि वजीर खजाना आपका आके बताए रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो था वो पहले भी आपका 194 195 जा रहा है, तो ओपन मार्केट इसने बंद क्यों नहीं की मुफ्ता ने? तो अगर ये मुफ्ते को कहता, मुफ्ता ने अभी भी कहा है कि जी हाँ, मुफ्ता इस्माइल ने अभी भी कहा है कि ये फरमाइए। जी जी, मैं इनकी बातें मानता रहा, लेकिन इन्होंने जॉब महफूज रहेगी, लेकिन उनकी जॉब महफूज नहीं रही, उनको निकाल दिया गया। ये उन्होंने मुफ्ता इस्माइल साहब ने कहा। तो उन्होंने उस टाइम पर जब आपका वजीर खजाना बताया कि मैं 200 से रेट कम कर दूंगा, तो आप मुझे बताएं ओपन मार्केट के जो ब्रोकर्स हैं, मनी चेंजर्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज वाले हैं, वो डॉलर के साथ कैसे खेलेंगे? सारी दुनिया के मईशतदानों ने ये कहा है कि वजीर खजाना डॉक्टर साहब इसी हवाले से मेरा एक सवाल लीजिएगा। डॉक्टर साहब इसी हवाले से एक सवाल लीजिएगा। आज प्राइम मिनिस्टर से एक सवाल किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि आपके 3 माह के दौरान जो डॉलर का उतार चढ़ाव था उससे अरबों रुपए माफियाज ने हासिल किए हैं। इस रिपोर्ट के हवाले से आप आगाह कीजिए। तो उनका कहना था कि मैंने इसहाक डार साहब को ये एडवाइस की है कि आप इस पर एक इंक्वायरी करें और उसकी रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर लाई जाए। इसको किस नज़र से देखते हैं आप? क्या आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, और बल्कि मुझे एक एज दे दिया आपने। ये देखें जी कि ये जो जिस तरीके से मैंने आपको कहा था ना, 400-500 मिलियन डॉलर की करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर ये काम नहीं कर रहे। डॉलर के ऊपर जो अभी ये जो है वो आवाजें दे रहे हैं, आने से पहले ये पहली दफा होता है। ये यानी वजीर आजम 2 थे, प्राइम मिनिस्टर इनका लंदन में था, लंदन से सारे डिसीजन हो रहे हैं, डॉलर की मार्केट इनके हाथ में। और बैंकिंग सेक्टर ने क्या किया, तकरीबन जो 10,000 की लिमिट के ऊपर जो है वो डॉलर को खेलना शुरू किया। ओपन मार्केट आप बंद क्यों नहीं करते? आप कह रहे कॉन्ट्रैक्शन पे मैंने जाना है, तो कॉन्ट्रैक्शन में ये कर देना। जो ट्रेवलर्स हैं और जिन्होंने जो स्पेशल इंपोर्ट्स हैं, रॉ मटेरियल की, केमिकल की, बिजनेस की, मेडिसिन की, या कोई जरूरियात की चीजें अगर इंपोर्ट के ऊपर लानी थी तो वो लाते। तो आपने जो है वो सब्सिडीज आम कर दी। आईएमएफ ने मना किया था सख्ती से कि आपने जो है वो ये पेट्रोलियम लेवी अभी इस्तेमाल नहीं करनी। इसमें एक टेक्निकल पॉइंट मैं अर्ज करना चाहता हूँ, माफिया कैसे खेलते हैं। पिछले दौर के अंदर जब उनसे, क्योंकि वो ये मान लें कि खान साहब की जो टीम थी, खान साहब अब जो मर्जी करते रहे, खान साहब की टीम तो निकम्मी है। इस वक्त कोई मतलब एक ही परेशानी की बात ही नहीं है, वो तो निकम्मी। इन्होंने महंगा तेल खरीदा, अच्छा बाद में जब तेल खरीदा तो अब मार्केट के मुताबिक वो सस्ता हो गया। तो याद रखिए 40 दिन का गैप होता है। 40 दिन के बाद अभी जैसे पूरी दुनिया के अंदर, खासतौर पर ब्रिटेन के अंदर 3.39 पाउंड जो है वो जो डॉलर ये सॉरी पेट्रोल है, वो खाम तेल है, वो बढ़ा। अच्छा अब आपके ऊपर इम्पैक्ट जो है वो ट्रांसलेट होना है 40 दिन बाद। अब जो इसहाक डार साहब है वो बड़े क्रुक आदमी है,
इनकी मुलाकात हुई थी यूएनडीपी के अंदर जो है वो आईएमएफ की एक खातून थी, उनकी रिप्रेजेंटेटिव, उससे मुलाकात हुई। वहां पे मुफ्ता साहब ने ये बताया कि उन्होंने कहा कि हमारी सैलाब की वजह से जो है वो तकरीबन 9 मिलियन से ज्यादा लोग गुर्बत के अंदर जाने वाले हैं। सिंध पूरा डूब गया, बलोचिस्तान पूरा डूब गया, अभी बहुत ज्यादा गुर्बत ऊपर चली जाएगी। और आप देख भी रहे हैं सब्जी दालें ये सब की सब तो इंपोर्ट के ऊपर है, और ऊपर से आज रोटी का पता नहीं, इनको रोटी जल्दी मिल गई होगी, मुझे अभी रेट पता चला। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि पेट्रोलियम प्राइसेस तो कम कर दी गई, हालांकि आईएमएफ से मुआहदा था कि आपने लेवी को बढ़ाना है हर माह, तो फिर इसहाक डार साहब ने ऐसा क्या किया कि पेट्रोलियम प्राइसेस को कम कर दिया और वो कह रहे हैं कि मैं आईएमएफ से भी बात कर लूंगा, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्फिडेंट, इतने कॉन्फिडेंट क्यों नजर आ रहे हैं इसहाक डार साहब? तो कोई ना कोई रीजन तो होगी इसके पीछे। कॉन्फिडेंस नहीं कहते इसको, हठधर्मी कहते हैं। इसी पॉइंट के ऊपर जब उसने बोला, रिप्रेजेंटेटिव से डिस्कस हुआ, प्राइम मिनिस्टर आगे गए, उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर आपसे पेट्रोल के ऊपर और लेवीज के ऊपर बात करना चाहते हैं कि हम पेट्रोलियम लेवी और सब्सिडीज देना चाहते हैं। उसने हाँ की या ना की, ये इनकी स्टेटमेंट है, ना उसने हाँ की है या ना की है, ना की ना हाँ की। तो इसका मतलब उन्होंने ट्रांसलेट करके इस तरह बनाया कि व्हाटसोएवर आई डिसाइड फॉर द नेशन, उन्होंने आके जो है ना वो कर दिया। अब इन्होंने इंटरनल न्यूज आपको बताइए कि ये उन्होंने बुलाया आपसे, तो आपके सारे करंट अकाउंट डेफिसिट मैनेज नहीं हो रहे, तो जाके किस लिए रहे? इधर आपके पास सियासत में उर्दू के अंदर जो है वो बदमाशी अलग करते हैं। हार्ड टॉक्स के अंदर तो इसहाक डार साहब से बोला नहीं गया था, अपने एक घर और 2 घर को डिफाइन नहीं कर सके। अब वहां पे जब अंग्रेजी में कहेंगे यस एक्सीलेंसी आई विल ओबे व्हाटएवर द इंस्ट्रक्शंस बीन अबाइडेड बाय, सो अब इधर जब उर्दू में आके कहेंगे और देख लेंगे जी हम भी आईएमएफ को ऐसी की तैसी, हम किसी के मोहताज नहीं है। बट इन एक्चुअल आप जो है आपके आईपीपीस का मैटर बहुत बड़ा है, डिस्कोस और जिस्कोस का मसला बहुत बड़ा है, उसको हल करने के लिए नहीं आ रहे और फिक्स यूनिट्स दिए जा रहे हैं। फिक्स यूनिट क्यों दे रहे हैं? मसलन फॉर एग्जांपल तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा क्या, जी मेरी 1 लाख यूनिट की प्रोडक्शन नहीं है, मैं 800 अरब रुपए का जो है वो एसएम मुनीर का जो है बिजनेस जो है वो तकरीबन चमड़े का था, लेदर का, तब से बड़ा बिजनेस बंद हो गया। 100 फैक्ट्रियां टेक्सटाइल की बंद होने जा रही हैं। तो ये आप एक पॉलिसी क्यों नहीं बना के देते? जी बिल्कुल, इसी डॉक्टर साहब इसी हवाले से मेरा एक सवाल है। डॉक्टर साहब इसी हवाले से मेरा एक सवाल है कि एप्टमा ने महंगी बिजली के हवाले से प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा है और उन्होंने कहा है कि अगर इंडस्ट्री बंद हुई तो 30 से 50 लाख लोग बेरोजगार होंगे। इस खतरे का भी इजहार किया गया आज। मैंने अभी मैं आपको बता रहा था 9 मिलियन का आप खुद अंदाजा लगा रहे हैं कि गुर्बत में, शदीद गुर्बत के अंदर चले जाएंगे। और आप यूं देख लें कि आपके हालात ये आ चुके हैं, तकरीबन आपकी जो सारी की सारी कमोडिटी प्राइस तो आपका बेड़ा गर्क हो चुका है। पेट्रोल की प्राइस के ऊपर जो अभी लेवी ये दे रहा है कि इसके बाद जो आपकी जो ट्रांसलेट मैंने आपको जिस तरह बताया ना कि ये सारा का सारा क्रुकनेस है, सप्लाई एंड डिमांड को उसने चेक कर लिया। क्योंकि वो अभी देखें, मैं आपको अजीत अग्रवाल की बात अगर बताऊं तो अजीत अग्रवाल ने अपने पूरे जो है वो उसके कौन सा दिल्ली है, हाँ 200 यूनिट उसने जो केजरीवाल है, केजरीवाल ने 200 यूनिट सबको फ्री किए जो अप्लाई करता है। उसने इसी तरीके का चैलेंज मोदी को किया है। उसने कहा कि अगर मैं चैलेंज वहां में करता हूं, जो अप्लाई करेगा मैं वहां पे 200 यूनिट दूंगा जब जैसे ही मैं जीत कर आता हूं। अच्छा, वो इतने बड़े डिसीजंस ले गया। पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल वाले भी पब्लिक स्कूल्स में आ गए। वो अपने तमाम खर्चे बचा के, जाती खर्च बचा करके वो लोगों के ऊपर लगा रहा है केजरीवाल। तो पाकिस्तान, क्योंकि उसने टैक्स पढ़ा हुआ है, वो मेरिटोक्रेटिक है, वो टेक्नोक्रेट है और उसको पता है कि मैंने टैक्स किस तरीके से एवेड करना है। ये जो साहब हैं, ये एक मुंशी आदमी है, मुंशी झटका तरीके से आपको जो है वो फौरी तौर पर आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ जो प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसनैन जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अनवर साहब का भी बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।